हेलो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका फ्यूचरविल पाठशाला पे स्वागत है। एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे डे 2, जो कि हमारा 60 डे चैलेंज है। उसका डे 2 मैथमेटिक्स का जो एमसीक्यू है वो हम लगाने जा रहे हैं। तो आप कंटिन्यूटी के साथ बने रहना और एकदम अपनी जो पेन कॉपी को लेके बैठना। जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है उसको एकदम नोट डाउन कर लेना, और जैसे ही अपना ये क्लास खत्म हो जाए उसके बाद उनमें दिमाग लगाना और उसको करने की कोशिश करना, और फिर वापस से एक बार क्लास को देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को एक बार पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पी यू और टी टू एक ही जगह से एक ही समय पर विपरीत दिशाओं में चलना क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। ठीक है। यदि पी यू की 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है और टी टू की 2 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या है? चाल है। ठीक है। तो कितने समय बाद उनके बीच की डिस्टेंस कितनी रह जाएगी? 10.5 किलोमीटर। ठीक है। अब आपको एक चीज बता रहा हूं मैं दोस्तों। कोई भी गति करते जैसे हम ट्रेन पढ़ेंगे, अभी तो नहीं, लेकिन ट्रेन क्या पढ़ेंगे? ट्रेन। क्या दोस्तों? ट्रेन पढ़ेंगे। ठीक है। तो उसमें कोई भी चीज जो कि सेम डायरेक्शन में चलेगी, दो कंडीशन होती है। एक तो सेम डायरेक्शन में चलना, ठीक है, और एक होती है अगर एक इस डायरेक्शन में चल रही है तो दूसरी इसके अपोजिट चल रही है। समझ में आ रही है क्या चीज? ठीक है। अगर कोई भी चीज सेम डायरेक्शन में करेंगे चलेगी कोई भी चीज, तो उस केस में रिलेटिव स्पीड अलग होगी। और अगर कोई भी चीज जैसे दो अलग अलग चीजें हैं, एक अपोजिट मतलब दोनों एक दूसरे के क्या अपोजिट है, तो रिलेटिव स्पीड, इसको क्या बोलते हैं? सापेक्ष गति, वो अलग होगी। देखो, जब अपोजिट डायरेक्शन में दो चीजें चलेगी तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो दोनों की जुड़ के, सपोज करो इसकी स्पीड s1 आ रही है और इसकी स्पीड कितनी आ रही है? s2 आ रही है। ठीक है। और इसकी स्पीड यहाँ पर s1 है और यहाँ पर क्या है? s2 है। तो यहाँ पर जो टोटल रिलेटिव स्पीड होगी, क्या दोस्तों? टोटल रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी? इन दोनों की रियल स्पीड है उनको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, और वही हमारी क्या हो जाएगी? सापेक्ष गति हो जाएगी। कहने का मतलब मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं दोस्तों, कि यहां पर जो रिलेटिव स्पीड है आर एस, वो क्या होगी? s1 प्लस s2 होगी। होगी ना? ठीक है। लेकिन यहां पर जो हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे वो क्या होगी? s1 माइनस s2। अब समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, समझना अच्छे से दोस्तों। देखो, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। पी यू और टी टू है। एक तरफ हमने पी यू, एक तरफ हमने किसको लिख लिया? पी यू को लिख लिया, और एक तरफ टी टू को लिख लिया। ठीक है। एक ही जगह से यहां पर मान लो ये एक कोई भी इनका मिलने की जगह होगी। ठीक है। यहां से एक पीयू तो इधर जा रही है और टी टू इधर जा रहा है। ठीक है। तो ऐसे बोल रहा है कि पीयू की स्पीड, तो इसकी स्पीड तो 5 है, 5 किलोमीटर पर हावर, और जो टी टू है, टी टू की स्पीड है 2 किलोमीटर पर हावर। कितनी है? 2 किलोमीटर पर आवर। तो देखो दोनों अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, तो जो ये डिस्टेंस तय करेंगे ना, तो उसमें जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? 5 प्लस 2 मतलब 7 किलोमीटर की स्पीड होगी दोस्तों। कितने किलोमीटर की? 7 किलोमीटर। मतलब जो रिलेटिव स्पीड होगी 7 किलोमीटर पर आवर होगी। अब देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको। देखो, अब इन हमें ये मतलब एक चीज बताओ, चाल बराबर क्या होता है? इस एक तो होता है स्पीड, एक होती है डिस्टेंस, दूरी। ठीक है। तो देखो, दूरी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, बताओ। दूरी बराबर क्या होता है? जब स्पीड को गुणा कर दूंगा समय से तो दूरी निकल जाती है। और चाल क्या होती है? चाल, स्पीड क्या होती है? चाल। चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। तो देखो, इन दोनों को कितनी दूरी तय करनी है? 10.5। दोस्तों कितनी दूरी तय करनी है? 10.5 तय करनी है। 10.5 चलना है ना। अब स्पीड देखो, अगर ये जो दूरी को कवर करेंगे, दोनों करेंगे ना, तो दोनों की स्पीड काउंट होगी। तो दूरी बराबर, दूरी हमें क्या निकालना है? समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है? 10.5, और चाल कितनी हो गई? 7। जब आप भाग दोगे तो कितना आएगा? 1.5 आवर। तो हमारा आंसर क्या हो गया मेरे दोस्तों? 1.5 आवर। ठीक है। मजा आ रहा होगा ना आपको? मेरा वादा है, मैथ में रुचि जगा दूंगा, मैथ में रुचि जगा दूंगा। निम्न में से कौन से भिन्न का मान सबसे बड़ा है? आपको भिन्न, कौन सी लार्जेस्ट बिन, स्मॉलेस्ट बिन का इतना बेहतरीन तरीका आपको बताऊंगा, आप जिंदगी भर नहीं बोलोगे मेरे दोस्तों। देखो क्या, दो चीजें, 2/3 है। ठीक है। एक है 3/4 और एक है 5/6। इनमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? ऐसी चीज बताओ जो कॉमन है।
देखो ये तो हमारा होता है न्यूमरेटर अंश, और ये हमारा होता है हर डेनोमिनेटर। अब आपको एक चीज बता रहा हूं, ये टाइप 1, ये जो छोटी बड़ी बिन देखते हैं ना उसमें टाइप 1 क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। कौन सा क्वेश्चन है? टाइप 1। देखो कैसे, ये जितने भी भिन्न मैंने लिखा हुआ यहाँ पे 2/3, 3/4, 5/6, जो मैंने भिन्न लिखे ना मेरे दोस्तों 2/3, 3/4, 5/6, इनमें देखो एक चीज कॉमन आ रही है। एक चीज क्या आ रही है? कॉमन। अब वो क्या कॉमन है? देखो इनके बीच का जो गैप है वो कितना है मेरे दोस्तों? 1। इनमें भी गैप कितना है? 1। इनमें भी गैप कितना है? 1। एक एक का मतलब है कि इनमें जो अंश और हर का गैप है वो बराबर बराबर है मेरे दोस्तों। क्या है? अंश और हर का गैप क्या है? बराबर बराबर है, क्योंकि आपको पता है इक्वलिटी का जमाना है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो जहां बराबर बराबर गैप हो जाए अंश और हर का, तो उस केस में देखना कि जिस भिन्न में क्या मेरे दोस्तों, जिस भिन्न में अंश का मान बड़ा होगा। देखो 2, 3 और 5 में कौन सी भिन्न ऐसी है? 2, 3 और 5 में ऐसी कौन सी भिन्न है जिसमें अंश क्या हो? बड़ा हो? 5 क्या 3 और 2 से बड़ा है क्या? तो मेरी जो 5/6 है यही क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी मेरे दोस्तों। तो बताओ इसमें भी ये लग रहा है क्या? देखो यहाँ पर गैप कितना है? 2। यहाँ पर भी गैप कितना है? 2। क्या हर जगह गैप 2-2 है क्या मेरे दोस्तों? तो जो सबसे वो ही फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी जिसमें अंश का मान क्या हो? सबसे बड़ा हो। तो देखो 9 बड़ा है ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या? न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का जो डिफरेंस है वो क्या हो? कॉमन हो। उस केस में जो हमारा न्यूमरेटर सबसे बड़ा होता है जिस भिन्न का, वही फ्रैक्शन हमारी क्या होती है? सबसे बड़ी मेरे दोस्तों, याद रखना। ठीक है, x प्लस ए और x प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन ज्ञात कीजिए। व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ x प्लस ए इनटू x प्लस बी? कुछ नहीं है मेरे दोस्तों इसको आपको देखते कर देना चाहिए, इसको याद भी रखना। x प्लस ए का मल्टीप्लाई करना है किससे? x प्लस बी से। अब देखो मल्टीप्लाई करने का आपको सिस्टम पता होना चाहिए मेरे दोस्तों। देखो पहले जब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो पता है कैसे करते हैं? x को x से करते हैं, तो जब दो चीजें मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा? x स्क्वायर। फिर x को किससे करेंगे? b से। अब देखो ये भी प्लस का, ये इसका कुछ नहीं तो प्लस मानते, प्लस का x प्लस का b गुणा होके क्या हो जाएगा? प्लस का x इंटू बी। ठीक है, अब किसको? a को करेंगे x से, प्लस का प्लस दोनों प्लस, प्लस a x। अब a को करेंगे b से तो प्लस a b। ठीक है मेरे दोस्तों, अब देखो ये ऐसे का ऐसे, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? क्या जी इन दोनों में कॉमन आ रहा है? x। तो जो चीज कॉमन आती है उसको बाहर निकाल लो। एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे लिखूंगा मेरे दोस्तों? ठीक है, एक्स स्क्वायर मैंने ऐसे कैसे लिखा? प्लस दोनों में कॉमन क्या है? एक्स है ना। अरे एक्स, एक्स से पंगा नहीं छुड़ेगा मेरे दोस्तों, गणित में भी और लाइफ में भी। ठीक है, लेकिन हमें गणित में एक्स से बचकर रहना है, क्योंकि क्वेश्चन एक्स के बिना नहीं होंगे। एक्स स्क्वायर एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी, यही इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? आंसर हो जाएगा। कौन सा? कौन से नंबर? 1 नंबर। क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। एक वस्तु को 10% की छूट पर बेचा जाता है। ठीक है, दुकानदार, हम दुकान में जाते हैं तो बोलता है इस पे 10 रुपए की छूट है मेरे दोस्तों, लेकिन पता मतलब क्या बोलता है? अगर आप मुझे कैश दोगे ना, अगर मेरा बोलता ना कि अगर आप कैश में पेमेंट कर दोगे ना नगद, तो आपको एक्स्ट्रा छूट और मिल जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों को जब छूट मिले और छूट मिले तो ऐसे क्वेश्चनों को करने का बेहतरीन तरीका क्या होता है? बताओ। रेशियो से हम इसको क्या बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं मेरे दोस्तों। देखो छूट हमेशा किस पे मिलती है मेरे दोस्तों? मार्केट प्राइस पे, अंकित मूल्य पे हमेशा क्या मिलती है? छूट मिलती है। छूट मिलने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस मेरे दोस्तों। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। तो देखो इसने में क्या बोला? इसने में बोला कि एक वस्तु है जो 10% की छूट पर बेची जाती है। कि सपोज करो 10%, पहले बताओ 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है मेरे दोस्तों? 1/10। पता है फ्रैक्शन को पढ़ने का क्या तरीका होता है? 1/10 का मतलब है कि 10 का जो 10% है वो कितना है मेरे दोस्तों? मेरे प्यारे दोस्तों 10 का 10% कितना होता है? 1 होता है। इसको ऐसे पढ़ा जाता है, समझ में आ रही है? मतलब 10%, मतलब 10 रुपए अगर मार्केट प्राइस है तो उस पर छूट कितनी है? 1 रुपए की छूट है। तो अगर मेरी मार्केट प्राइस 10 रुपए है, 1 रुपए की मैंने छूट दी, तो उसको बेचा कितने में मेरे दोस्तों? 9 में बेचा, 1 रुपए की छूट दे दिया था। क्लियर है? ठीक है, डन। अब
40% की छूट और देनी है मेरे दोस्तों। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 40% की होती है 2/5, मतलब 5 रुपए की चीज पे कितने की छूट दे रहा हूँ? 2 रुपए की। इसका मतलब मेरी मार्केट प्राइस कितनी हो गई? 5 रुपए, और 2 रुपए मेरी क्या हो गई? डिस्काउंट हो गया। इसका मतलब मैं इसको बेच कितने में रहा हूँ? 5 में से 2 गया तो 3 रुपए में। मतलब अगर मेरी मार्केट प्राइस 5 है, 2 रुपए की छूट दिया, तो इसको मैंने एक्चुअल में बेचा कितने में? 3 रुपए में। कितने में बेचा दोस्तों? 3 रुपए में बेचा। ठीक है, अब पता है ये लेके लिया, हमें कुछ नहीं करना। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 27। अब क्वेश्चन हो गया कि अब ये इन दोनों को मैंने एक जगह क्या कर दिया? मर्ज कर दिया मेरे दोस्त, दोनों छूटों को, कि एक्चुअली में मार्केट प्राइस अगर मैं टोटल देखूंगा तो कितनी है? 50, और एक्चुअली में जब मैं उसको बेचूंगा दोनों छूट देने के बाद में तो 27 रुपए में बेच रहा हूं। और वैसे इस वस्तु को मैं 2700 रुपए में 2700 रुपए सेलिंग प्राइस, जिसका कितना दिया हुआ? 2700। तो पता है कैसे करेंगे? 2700 वैल्यू, वैल्यू सिस्टम पता ना दोस्तों? 2700 किसकी वैल्यू है भाई? जिसकी वैल्यू होती है, जो वैल्यू होती है उसको ऊपर रख दो। और किसकी है ये? निकालनी कितने की है? कितने की वैल्यू निकालनी? 50 की। तो 50 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों। ठीक है, तो देखो 27 से कितनी बार गया? एक बार। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया? 5000। कितना आ गया दोस्तों? 5000 आ गया। 5000 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए पर। आओ जी सनम। ठीक है, ये क्वेश्चन 19,881 का वर्गमूल बताइए। 19,881 का वर्गमूल बताओ दोस्तों। इसका वर्गमूल कितना आएगा? कोई बता सकता है क्या? बताओ बताओ जी। चलो मैं बताता हूं। पता है आपको एक चीज याद रखनी है, जब कभी भी आपको वर्गमूल निकालना हो, क्या निकालना हो? वर्गमूल। तो वर्गमूल पता है कैसे निकालते हैं? नहीं पता ना? नहीं पता ना? चलो मैं बताता हूँ वर्गमूल कैसे निकालते हैं। आज अपन वर्गमूल निकालना सीखते हैं। पहले एक बार वर्गमूल कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड वर्गमूल या स्क्वायर रूट। ठीक है, देखो आप एक चीज बताओ, कोई भी संख्या होती है, जैसे मान लो 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आपको बता रहा हूँ 8 9 10 11 12 13 14, इसी प्रकार चलती जाएगी। ठीक है, अब मेरे को इतना बताओ कि 0 का स्क्वायर कितना होता है? 0, 1 का 1, 2 का 4, इनका स्क्वायर बताओ। 3 का 9, 4 का 16। ठीक है, 5 का 25, 6 का 36 और 7 का 49। 8 का कितना होता है मेरे दोस्तों? 64। 9 का 81 होगा। 10 का कितना होगा? 100। 11 का 121। 12 का 144। 13 169 और 14 का कितना हो गया? 13 13 का 169 और 14 का 196 हो गया। हो गया। अब यहाँ पे आप मेरे को एक चीज बताओ, इकाई अंक पे जाओ। जितने भी मैंने संख्याओं का इकाई अंक किया है, इकाई अंक जो लिखा है ना, इकाई अंक, देखो हम किसकी बात कर रहे हैं? यूनिट डिजिट। किसकी बात कर रहे हैं? यूनिट डिजिट। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, किसकी बात कर रहे हैं? यूनिट डिजिट। तो देखो एक तो यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आ रहा है? 0। ठीक है, एक आ रहा है 1 4, 0 के बाद में 1 आया गया, 4 आ गया। ठीक है, फिर 9 आ गया। ठीक है, मेरा कितना आ गया? 9। 6 आ गया, 6 6 आ गया, 5 आ गया। अब देखना रिपीट होने लग जाएंगे सारे यूनिट डिजिट। क्या होने लग जाएंगे? रिपीट होने लग जाएंगे। देखो क्या 6 आ गया? क्या 9 आ गया? क्या 4 1 0 1 4 9 6। तो जो भी मेरी संख्या क्या होगी, जो भी मेरी संख्या क्या होगी, मतलब वर्ग, मतलब किसी ना किसी संख्या का कोई संख्या क्या होगी? वर्ग होगी। जैसे ये मेरी क्या थी? वर्ग थी। ये क्या थी? वर्ग थी, स्क्वायर थी। तो जितनी भी स्क्वायर जो संख्या होगी, जो परफेक्ट स्क्वायर होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी, उनका इकाएकांक हमेशा 0 1 4 5 6 9 होगा। इकाएकांक हमेशा क्या होगा? 0 1 4 5 6 9 होगा। मेरे दोस्तों क्या होगा? 0 1 4 5 6 9 होगा। समझना मैंने क्या बोला? क्या होगा? 0 1 4 5 6 9 होगा। ठीक है, अब देखो आप एक चीज नोटिस करो, एक चीज यहां पर नोटिस करो दोस्तों, कि जो मेरा 0 था, एक तो 0, क्या दोस्तों? 0, जो 0 था, एक 0 की बात करेंगे, फिर 4 की बात करेंगे, फिर 5 की, फिर 6 की, और फिर 9 की। देखो 0 किस संख्या का स्क्वायर करने के, जब किस संख्या का स्क्वायर कर रहे तब 0 आ रहा है। मतलब हम ऐसी संख्या का, देखो 10 का स्क्वायर कर रहे तब हमारे पास क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। और 0 का कर रहे तब, मतलब ऐसी संख्या के अंत में 0 आएगा जो खुद क्या हो? 0 हो।
मतलब जिसका आखिरी डिजिट क्या हो, 0, मतलब 0 किस संख्या के अंत में आता है, 0 के में, ठीक है। जिस संख्या का आखिरी का अंक 0 होगा, अगर मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, 0। अब 1, देखो किसी भी संख्या का आखिरी का अंक 1 होगा और उसका मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर। दोस्तों ये मैंने क्या किया है, स्क्वायर। किसी भी संख्या का आखिरी का अंक 1 होगा, उसका स्क्वायर करूंगा, उस केस में भी क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब जैसे 11 था, 11 का जब मैंने स्क्वायर किया तो लास्ट का डिजिट कितना आया, 121, मतलब टोटल संख्या कितनी आई, 121, तो आखिरी का अंक कितना आ गया, 121, ठीक है, सॉरी 1 आ गया, 1 का देख लिया। इसके अलावा जैसे मान लो 9, मैंने क्या किया, 9 का स्क्वायर किया तो आखिरी का डिजिट कितना आया, जब मैंने वर्ग किया तब 81 आया ना, टोटल संख्या 81, तो आखिरी का डिजिट कितना आ गया, 1, मतलब 1 किस किस संख्या का वर्ग करने पे आता है, 1 का और 9 का। इसी प्रकार 4 किस किस का वर्ग करने पर आएगा, जब किसी भी संख्या का आखिरी डिजिट क्या हो, आखिरी डिजिट 2 हो, या किसी भी संख्या का आखिरी डिजिट क्या हो, 8 हो, जब मैं इनका क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा, उस केस में क्या आएगा, 4 आएगा। सिमिलरली 5 में केवल 5, ठीक है। 6 किस किस संख्या का स्क्वायर करने पर आता है, बताओ, 6 आता है जब 4 का किसी भी संख्या का आखिरी का अंक 4 हो, ऐसी संख्या का स्क्वायर करो तब 6 आएगा, या किसी भी संख्या का आखिरी अंक क्या हो, 6 हो, उस केस का स्क्वायर करूंगा तभी भी क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। लेकिन 9, बताओ 9 जब कोई भी संख्या जिसका आखिरी डिजिट क्या हो, 3 हो, जैसे 3 यहाँ पर स्क्वायर किया तो कितना आया, 9 आया, ठीक है। एक तो 3 के केस में देखो 13 का स्क्वायर किया, उस केस में भी 9 आया, तो एक तो 3 के केस में। इसके अलावा जो 7 का स्क्वायर किया, मतलब और 17 का नहीं किया क्या, ठीक है। 17 का स्क्वायर मेरे दोस्तों कितना होता है, 289 होता है, कितना होता है, 289, तो इसका आखिरी का डिजिट भी कितना है, 9। मतलब अगर किसी 9 किस किस संख्या का स्क्वायर करने पर आता है, जिस संख्या का आखिरी का अंक 3 हो, क्या हो, 3 हो या 7 हो। अब देखो इनको पकड़ के रखना, इनको सोच के रखना अच्छे से। अब कैसे करेंगे, वापस आते हैं क्वेश्चन पे। देखो हमें वर्गमूल निकालना है, ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे, हमें निकालना किसका, 19881 का, किसका निकालना, 19881 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट वर्गमूल। पता है कैसे निकालते हैं, ये 1 है, क्या है, आखिरी का अंक इसमें कितना, 1, तो भी बताया था, अभी मैंने बताया था ना आपको कि एक किसका, जब में 1 आएगा, 1 किस किस का वर्ग करने पर आ सकता है, 1 का और 9 का, मतलब आखिरी का अंक क्या होगा, 1 और 9 होगा, ठीक है। तो ये 1 आने की कंडीशन क्या है मेरे दोस्तों, 1 कब कब आ सकता है, या तो लास्ट डिजिट उसका क्या होगा, 1 होगा, या लास्ट डिजिट क्या होगा, 9 होगा। क्लियर है ना, क्लियर है, ठीक है। अब हमें यहां से दो चीजों को, दो संख्याओं को क्या कर देना, उड़ा देना है, खत्म कर देना है। अब हमारे पास कौन सी संख्या बची दोस्तों, 198 बच गई, कितनी बच गई, 198। अब हमें ये देखना है कि जो 198 है ये किस संख्या का स्क्वायर करने पर उनके बीच में आती है। देखो 198 किस किस संख्या के स्क्वायर के बीच में आती है, 14 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आता है, ठीक है, 196 आता है ना, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, और 198 किसका स्क्वायर करने पर आता है, 15 का, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। तो क्या इनके बीच में आ रही है क्या, ठीक है। तो जिन संख्याओं के बीच में ये संख्या रिमेनिंग संख्या आएगी, उनमें से छोटी वाली संख्या लिख देनी है। तो 14, तो हमें क्या लिखना है इनके आगे, 14 यानी 149 141। तो देखो हमारे ये ऑप्शन तो खत्म हो गए। अगर हमारे पास सपोज करो इन दोनों में से एक ही रहता तो हम कर देते, लेकिन अब इनको करना पड़ेगा। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन अपना सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, देखो वही ऑप्शन सही होगा, अभी देखते हैं। ये जो 198 है, 198, ये 196 के ज्यादा करीब है या 225 के ज्यादा करीब है, बताओ क्या 196 के ज्यादा करीब है क्या, है ना। तो 196 किसका स्क्वायर है, 14 का, और 225 किसका स्क्वायर है, 15 का। तो ये 14 के करीब है। अब बताओ इन दोनों में छोटी संख्या की ज्यादा करीब है ना, ये 14 के, भाई 14 और 15 में 14 छोटी है, तो छोटी संख्या के करीब है। तो इन दोनों में जो हमारी छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या कौन सी, 141, तो 141 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो गया, 141। क्लियर है क्या, ठीक है। चलो 30 मीटर, 15 मीटर, 10 मीटर विमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंबे की लंबाई याद करो। देखो ये एक बात कर रहा है घनाभ, कमरे का आकार कैसा होता है, घनाभ का। घनाभ कोई भी कमरा होता है उसके अंदर सबसे लंबी चीज आप जो रख सकते हो वो कौन सी रख सकते हो मेरे दोस्तों, विकर्ण। देखो मतलब ये हमारा ब्लैक एक बोर्ड है ना, तो कौन सी चीज को मैं अगर यहां से देखो, ये जो मेरी है ना, ये क्या होगी, सबसे लंबी छड़ होगी, सबसे लंबा पिलर रख सकता हूं मैं जो डायगोनल में। अब कुल मिला के हमें एक प्रकार से क्या बता रहा है, हमें एक प्रकार से ये सिर्फ डायगोनल निकलवाने की कोशिश कर रहा है। और डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का, घनाभ के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्तों, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब एल का मान रख दो इसमें, एल का मान कितना है, 30 का स्क्वायर,
बी का मान कितना है मेरे दोस्तों 15 स्क्वायर और इसका क्या है 10 स्क्वायर। क्लियर है क्या? ठीक है। 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900, 15 का 225 और 10 का 100 कितना आ गया 9 2 11 1 12 1225। अभी निकालना बताया था मैंने, कैसे निकालेंगे बताओ? यह आ गया 35 का स्क्वायर मतलब 35। तो आंसर अपना कितना आ गया 35। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना तो आपको देखो कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा ना। तो पता है कैसे मानेंगे? इससे में इसमें कितना है 7 है। कितना है मेरे दोस्तों 7 है। ये कितना है 7 है। क्लियर है? यहां पर कितना है 3 है और फिर कितना है 3 है। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है 7 को 3 से किया 21, 21 को 3 से किया 63। तो हमें जो भी मानना है ना वो 63 मानना है। हर बार 100 से काम नहीं चलता मेरे दोस्तों, कभी कभी दिमाग लगा के भी मानना पड़ता है। तो देखो 7 और 3 को मल्टीप्लाई किया फिर 3 को, तो हमें कुछ कुल मिला के जो इसमें कुल संपत्ति है ना, कुल संपत्ति वो 63 माननी पड़ेगी। कितनी माननी पड़ेगी 63। देखो कैसे, हमने माना कि कुल संपत्ति जो जो एक मैन के पास, एक आदमी के पास जो कुल संपत्ति है वो मैंने कितनी मानी 63 मान ली। ठीक है अब 2/7 भाग तो किसको देता है मेरे दोस्तों? उसकी वाइफ को देता है। ठीक है मतलब ये 63 इसकी संपत्ति है। ठीक है इसमें एक हिस्सा तो वाइफ को देता है, फिर किसको देता है? शेष धन का हमारे पास जो भी शेष बचेगा इधर बचेगा। ठीक है 1/3 भाग बेटे को और बाकी धन। ठीक है 63 पहले वाइफ को कितना दिया दोस्तों 2/7। 63 का 2/7 किसको दे दिया? वाइफ को दे दिया। 63 का 2/7 कितना हो गया 18। मतलब वाइफ को कितना भाग दिया ये 18। कितना भाग दिया 18। तो बचा कितना हमारे पास बताओ? बचा कितना? जब टोटल कितना था 63, 18 इसको दे दिया तो बचा कितना 45, 45 बचा। अब बोल रहा है कि शेष धन का 1/3 भाग अपने बेटे को, मतलब अब वो किस किस को देता है? एक तो उसका सन था, बेटा था। ठीक है और बाकी धन 3 बेटियों में। मतलब इस 45 का 1/3, 45 का 1/3 कैसे निकालेंगे? 45 को 1/3 से गुणा कर लेंगे, कितना आया 15। मतलब 15 तो किसको देता है वो मेरे दोस्तों? बेटे को। 15 तो किसको दे दिया? बेटे को दे दिया। ठीक है 15 किसको दे दिया? बेटे को। अब कितना बचा हमारे पास? जब 15 बेटे को दे दिया तो अब टोटल कितना बचा 30। अब बोल रहा है कि इस 30 को जो धन बचा है ना इसको बराबर बराबर तीनों बेटियों में बांट देता है। तो बताओ अगर 30 को मेरे को तीनों बेटियों में बांटना तो कितना कितना बांटना पड़ेगा? 10-10 बांटना पड़ेगा ना। तो ये जो मेरी बेटी डॉटर है इसकी बेटियां, इनको कितना कितना बांटा? 10-10 बांटा। ठीक है अब ये जो लाइन है ना ये वाली इससे कोई मतलब नहीं है। ये वाला बेटे के भाग का 2/3 भाग इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा क्वेश्चन इससे करेंगे। अब ये बोल रहा है कि तीनों बेटियों में से प्रत्येक को 2 लाख रुपए मिलते हैं। अब देखो हमारे हिसाब से प्रत्येक को कितना मिला 10। मतलब जो 10 है 10 की वैल्यू कितनी हो गई मेरे दोस्तों? 2 लाख हो गई। कितनी हो गई 2 लाख। 10 की वैल्यू कितनी हो गई 2 लाख। मतलब 2 लाख वैल्यू हो गई कितने की 10 की। अब निकालना कितना? कुल संपत्ति। हमारी कुल संपत्ति कितनी माना था हमने? 63 माना था ना। तो 63 से इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। 1 0 से 1 0 खत्म। 63 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 126। 126 के आगे कितने जीरो लगा देंगे 4। ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 17,200 रुपए का 10% प्रतिवर्ष की चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए क्या निकालना है? अमाउंट सॉरी प्रिंसिपल निकालना। तो देखो जब आपके पास कभी भी 2 वर्ष आए और हमारे पास ऐसी फ्रैक्शन आ जाए तो देखो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? 10% को मैं क्या लिख सकता हूं 1/10। मतलब 10 रुपए पे मेरा कितना रुपए ब्याज है? 1 रुपये ब्याज है। ठीक है तो इसको तो मैं बोलूंगा प्रिंसिपल मूलधन और इसको मैं बोलूंगा क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है तो देखो 10 रुपए पे 1 रुपया ब्याज है। तो ऐसे करेंगे कि 10 की चीज कितने की हो गई अब 11 की। अब हमें 2 वर्ष का निकालना है ना तो इसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो। क्या कर दो स्क्वायर। तो देखो 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 121। 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 100। मतलब अगर मेरा प्रिंसिपल 100 रुपए है तो चक्रवर्ती ब्याज से 2 वर्ष के बाद वो कितना हो जाता है 121। ठीक है कितना हो जाता है 121। हमें क्या निकालना है 2 वर्ष की अवधि के बाद राशि। मतलब हमें निकालना है 121 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है 121 का। तो कुछ नहीं करना 17,000 जो 200 है ये किसका मान है 100 का। किसका मान है 100 का और गुणा कर देना किससे 121 से। इससे ये खत्म। अब देखो दोस्तों
हम इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। देखो कैसे, डिजिटल मेथड से, डिजिटल सम से। देखो कैसे, 7 और 2 कितना हो गया, 9, खत्म। इधर कितना बचा हमारे पास, 1। इनका डिजिटल सम कितना है, 1 और 2 3 और 1 4। तो 1 का मल्टीप्लाई कितने से करना है, 4 से। तो मतलब हमारा आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम कितना होगा, 4 होगा। तो देखो 2 और 1 3, इसको खत्म। 2 और 1 3 और 2 5, तो इसका तो 5 ही तो हो नहीं सकता। 2 और 1 3 और 8 11, 11 और 3 14 और 2 16, इसका 7 हो गया, ये भी नहीं हो सकता। 2 और 1 3, मतलब ये 9 हो गया। 2 2 4 2 6, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा कौन सा बचा, आंसर सी। तो सी हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, ए बी सी अलग अलग एक काम को कर्म से 12 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, ये 12 दिनों में कर सकता है, ये 10 दिनों में कर सकता है, और ये कितने दिनों में, 15 दिनों में। टोटल वर्क निकाल लेंगे। ठीक है, जब मैं इनका एलसीएम लूंगा तो 60 आएगा। ए की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, आता ना आपको, 5, ये 6 और ये कितना आ गया, 4। तो टोटल पर डे कैपेसिटी क्या होता है, कैपेसिटी होता है कि वो आदमी, जैसे ए बी सी का एक दिन का काम क्या होता है, कैपेसिटी। ठीक है, अब आगे करते हैं। एक दिन में 5 करता है, 6 करता है, 4 करता है, ये तीनों मिलकर, अच्छा तीनों एक साथ काम करते हैं और 3 दिन बाद बी और सी। अब देखो ये तीनों थे, यहां पर ए बी और सी थे। ठीक है, इन्होंने कितने दिन काम किया, 3 दिन काम किया। उसके बाद बी और सी छोड़ देते हैं, तो मेरे पास केवल कौन रह जाता है, ए। अब इस ए का काम पूछ रहा है कि ए कितने दिनों में खत्म करेगा। देखो ए बी सी तीनों की कैपेसिटी कितनी हो गई, इसकी 5 है, इसकी 6 है और इसकी 4। 6 और 4 10 और 5 15। तो एक दिन का काम 15 है, तो 3 दिन का काम कितना होगा मेरे दोस्तों, 45। बाकी काम कितना बचा, टोटल काम 60 था, तो अब कितना बचा, 15। एक की कैपेसिटी कितनी है, 5 है ना। अब 15 काम को 5 की कैपेसिटी से करने में कितना दिन लेगा, 15 में किसका भाग दे देंगे, 5 का। कितना आएगा आंसर, 3 दिन। हमारा आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट, एक लड़का 1 रुपए में 6 टोपियां खरीदता है 20% लाभ कमाने के लिए उससे 1 रुपए में। देखो मेरे दोस्तों ये चीज याद रखना, सॉरी, देखो वो 1 रुपए में खरीद रहा है कितनी टोपियां, 6 टोपियां खरीद रहा है। कितनी टोपियां दोस्तों, 6 टोपियां खरीद रहा है, और बेच रहा भी 1 रुपए में ही है। मतलब जितने में खरीदना चाहता है उतने में बेचना चाहता है। ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता कितनी बेची है। अब एक चीज बताओ, अगर 1 रुपए में 6 खरीदे, 1 रुपए में 6 बेच दे, तो उसको फायदा होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। अगर उसको फायदा हो रहा है तो कैसे हो सकता है कि यार वो 1 रुपए में 10 तो खरीदे सपोज कर, और 1 रुपए में 5 बेचते, इसका मतलब 5 टोपियों का क्या हो रहा है उसको फायदा। इसका मतलब जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या हो, बराबर हो, और हमें प्रॉफिट लॉस किस में निकालना हो, आर्टिकल में, वस्तुओं में निकालना, तो पता है कैसे निकालते हैं, मैं बताता हूं वैसे। देखो कैसे, हमें 20% लाभ कमाना है ना, इतना सा याद रखना कि ये वाली चीज, अगर अगर प्राइस, ये तो हमारी क्या है, प्राइस है, और ये हमारी क्या है, वस्तु है, आर्टिकल है। अगर हमारी प्राइस सेम हो तो आर्टिकल में कैसे निकालते हैं प्रॉफिट लॉस, देखना अच्छे से, देखना दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 20% में क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, मतलब 5 रुपए पे 1 रुपए का क्या हो रहा है, फायदा। लेकिन कब हो रहा है 5 रुपए पे 1 रुपए का फायदा, जब हम पैसों में निकाल रहे हैं। देखो कैसे, ये हमारी प्राइस, ठीक है, 5 की चीज में 1 रुपए का फायदा, मतलब बेच कितने में रहा हूं, 6 रुपए में। ठीक है, लेकिन अगर मेरे को किस में निकालना फायदा, मेरे को अगर वस्तुओं में, आर्टिकल में निकालना है, तो पता है कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें प्राइस सेम रखनी है। तो उस केस में कुछ नहीं, इनका उल्टा कर दो, ये 6 है और इसको 5 कर दो। अब देखो कुछ नहीं करना, ये 6 किसकी वैल्यू है, 6 की, मतलब 6 की वैल्यू 6 है, तो 5 की कितनी आएगी, 5। ये आंसर हो गया मेरे दोस्तों, 6 की वैल्यू 6 तो 5 की 5। क्लियर है क्या, तो आंसर अपना कितना आएगा, 5। नेक्स्ट, एक बस की गति और ट्रेन की गति का अनुपात 15:27 है, साथ ही एक कार 9 घंटे में 720 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बस की गति कार की गति की 3/4 है, ट्रेन 7 घंटे में कितनी दूरी, मतलब हमें एक ट्रेन की दूरी ज्ञात करनी है कि ट्रेन कितनी दूरी चलती है। हमें पता है सीधा कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। हमें समय तो दिया हुआ है ट्रेन का, लेकिन ट्रेन की क्या ज्ञात करनी पड़ेगी मेरे दोस्तों, स्पीड ज्ञात करने की, स्पीड ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, स्पीड ज्ञात करनी पड़ेगी। हमारे पास किस 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 की स्पीड का अनुपात है, एक तरफ तुम्हारे पास बस है, ठीक है बस है, एक तरफ क्या है, ट्रेन है, और हम किसका अनुपात निकाल रहे हैं, स्पीड का। स्पीड का अनुपात कितना दिया हुआ है, 15:27। क्लियर है, ठीक है। अब इसने ये बोला है एक कार 9 घंटे में 720 किलोमीटर चलती है। अब एक चीज बताओ, हम कार की स्पीड निकालते हैं, कार कितनी, 720 किलोमीटर चलती है। अभी बताया आपको, अगर मेरे को स्पीड निकालनी है, चाल चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। ठीक है,
अगर मेरे को क्या निकालनी है, कार की स्पीड निकालनी है, तो क्या मेरे पास दूरी है क्या कार की, कार कितनी दूरी चल रही है, 720 दूरी चल रही है, कितने समय में चल रही है, 9 घंटे में, तो 720 में किसका भाग दे देंगे, 9 का, तो कार की स्पीड कितनी आ गई, 80 किलोमीटर पर हावर, किसकी स्पीड आ गई, कार की आ गई, किसकी स्पीड आ गई, कार की। अब इसने पता है क्या बोला, इसने बोला कि जो बस की गति है ना, कार की गति का 3/4 है, कार की गति का कितना चौथाई है, 3/4, किसकी, बस की गति, मतलब जो बस की स्पीड है वो इसकी गति कितनी आई, 80, इस 80 का कितना है, 3/4 है। तो इससे मैंने काटा, तो मेरी बस की जो स्पीड आई, वो बस की स्पीड कितनी आ गई दोस्तों, 60 आ गई, बस की स्पीड कितनी आ गई, 60, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर सॉरी ट्रेन का निकालना ना, हमें यहाँ पर ट्रेन की क्या होनी चाहिए, हमें बस की स्पीड से तो ना मतलब है, हमें तो मतलब किसकी स्पीड से, ट्रेन की स्पीड से। तो देखो कैसे निकालेंगे, हमारे पास बस की स्पीड, इस 15 की वैल्यू कितनी आ गई, 60, मतलब 4 गुना आ गई ना ओरिजिनल वैल्यू, तो 27 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 4 गुना, 27 चौक 108, तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, 108 किलोमीटर पर हावर। तो यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगी ना डिस्टेंस ट्रेन की, कैसे निकालेंगे, ट्रेन की स्पीड 108 और ट्रेन का टाइम कितना है, 7, 7 8 56, 7 एकम 7, 756 आ गया किलोमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति अपने घर से अपने कार्यालय, मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं, उसको एकदम गांठ बांध लेना दिमाग में, उसको हमेशा याद रखना। देखो मेरे दोस्तों, अगर डिस्टेंस क्या हो, फिक्स हो, डिस्टेंस क्या हो, फिक्स हो, जैसे मान लो एक व्यक्ति है जिसकी दैनिक दिनचर्या मतलब रूटीन है कि वो यहां से जाता है कहां पर, इस पेड़ के पास जाता है, ये हमारा पेड़ है, इस पेड़ के पास जाता है, ठीक है, यहाँ पर जाता है डेली, यहाँ से यहाँ पर जाता है, फिर यहाँ से वापस यहाँ पर आता है, यहाँ से यहाँ पर जाता है, फिर यहाँ से, मतलब इस पेड़ के पास जाता है घर तक, घर से पेड़, पेड़ से घर, ठीक है, उसका यही रूटीन है डेली का कि घर से पेड़, पेड़ से घर, ठीक। तो एक चीज बताओ, क्या दूरी फिक्स है क्या, तो एक तो जाने में स्पीड किस स्पीड से जाएगा, मान लो जाने में स्पीड से जा रहा है, वो ए स्पीड से जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है दोस्तों, ए स्पीड से जा रहा है, जाते टाइम पे उसकी स्पीड है ए, ठीक है, ए किलोमीटर पर हावर, और आते टाइम पे उसकी स्पीड है बी किलोमीटर पर हावर, तो हम बोलेंगे यार उसकी औसत स्पीड बताओ। अब देखो मैंने 3 पॉइंट बोले, डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, फिक्स, जाने में स्पीड क्या है 1 किलोमीटर पर आवर, और आने में स्पीड क्या 20 किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में आपको कुछ याद नहीं रखना कि जो हमारी एवरेज स्पीड होगी ना, एवरेज औसत चाल, क्या मेरे दोस्तों, औसत चाल, औसत चाल का डायरेक्ट फॉर्मूला होगा, क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला, देखो क्या, ए बी अपॉन सॉरी 2ab अपॉन a प्लस बी, ये इसका क्या होगा, डायरेक्ट। तो हमें कुछ नहीं रखना, कुछ नहीं करना, यहाँ पर एक व्यक्ति घर से जाता है ऑफिस, ऑफिस से जाता है घर, मतलब डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। जाते समय स्पीड कितनी है इसकी, 10 है, जाते समय कितनी है, 10 है, आते समय कितनी है, 15, मतलब a का मान कितना है, बताओ, a का मान कितना है, 10, और b का मान कितना है, 15। तो हमें कुछ नहीं रखना, औसत चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 गुणा 10 गुणा 15 अपॉन 10 प्लस 15। बताओ, मैंने कुछ नहीं किया, 2 गुणा 10 गुणा 15, ऐसे कैसे, दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया, 25। बताओ क्या आएगा, 5 3 15, सॉरी 25 को काटा, 5 से 5 का 3 बार, ठीक है, 5 से 2 बार, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो हमारी एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 12, कितनी आ गई दोस्तों, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन का मूल्य 50,000 है, मूल्य में पहले 10% की कमी होती है, फिर 20% की होती है, फिर 40% की होती है, तो फाइनल मतलब 3 वर्ष के बाद में उसका मूल्य कितना रह जाता है। देखो मेरे दोस्तों, मैं ऐसे बोलूं कि मेरे पास 10% कमी हो गई, 10% का मतलब कितना होता है, 1/10, 10% क्या हो गई, कमी मतलब माइनस हो गया। कमी का मतलब क्या है कि 10 रुपए पे कितने की कमी हो गई, 1 रुपए की। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि 10 रुपए पे 1 रुपए की कमी हो गई, तो इसका मतलब मेरे पास अब कितनी चीजें रह गई, 9/8, सॉरी अब कितना रह गया, 9/10 ही रह गया। क्या मैं बोल सकता हूँ क्या 9/10 ही रह गया, बोल सकता हूँ ना। हाँ, तो देखो इस कंसेप्ट को रखो यहाँ पर, ये कंसेप्ट यहाँ पर काम में आएगा। मेरे पास शुरू में कितने थे, 50,000 थे, शुरू में कितने थे दोस्तों, 50,000 थे, ठीक है। 10% की कमी हो गई, पहले कितने की कमी हुई, 10% की, इसका मतलब 1/10, 10 रुपए पे 1 की कमी, तो अब कितने बच गए, 9/10 बच गए। मतलब ये जो पैसे थे इन पे 10% की कमी हो गई, तो मेरे पास अब कितने पैसे रह गए, मात्र 9/10 रह गए। क्लियर है क्या, ठीक है। अब देखो मेरे पास फिर 20% की कमी हुई, 20% का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, 1/5, मतलब 5 रुपए पे 1 की कमी हो गई।
अब बचा कितना, जब 5 पे 1 की कमी होगी तो 4/5 ही तो बचा होगा ना। मतलब ये जो था ना, ये पूरा ये भी था, ये जो पूरी चीज थी हमारी, ठीक है, इस पे कितने की कमी हो गई, 1/5 की, तो बचा कितना, इसका कितना बच गया, 4/5, ठीक है, बच गया। अब फिर बाद में 40% की कमी हो गई, कितने परसेंट की, 40%, 40% का मतलब 2/5, मतलब 5 रुपए पे कितने की कमी हो गई, बताओ, 5 रुपए पे 2 रुपए की कमी, मतलब हमारे पास राशि कितनी बच गई, 3/5, 3/5। अब काटो इसको, बताओ कैसे काटेंगे, 50, 25, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट गया, 25 दूनी 50, 9 चौक 36 के 108, 216, 216 00, किसके आ रहा है, ए में। क्लियर है क्या, 2-3 क्वेश्चन और है। देखो, एक हमारे पास गोला होता है स्पेयर, क्या मेरे प्यारे दोस्तों, स्पेयर, SPH, स्पेयर, गोला, गोले का जो वॉल्यूम होता है, आयतन, गोले का वॉल्यूम आयतन कितना होता है बताओ, 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्या होती है यहाँ पर, रेडियस, त्रिज्या होती है। लेकिन हमारे पास गोला नहीं हो के अर्ध गोला हो, मतलब हेमी स्पेयर हो, हेमी स्पेयर हो, अर्ध गोला, अर्धगोले का वॉल्यूम क्या होता है मेरे दोस्तों, अर्धगोले का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, कुछ नहीं इस फॉर्मूले में, अर्धगोले का वॉल्यूम हो गया आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, इसमें रख दो, क्या रखना है, जो निकालना है, 2/3 ऐसे का ऐसे, क्योंकि पाई में आंसर है तो पाई को छेड़ना ही नहीं है। आर का मान देखो, हमारे पास व्यास कितना है, व्यास होता है डी, डायगोनल, डायमीटर, सॉरी डायमीटर, डायगोनल तो विकर्ण होता है, डायमीटर कितना है 6, तो त्रिज्या हमेशा व्यास की क्या होती है, आधी, तो 6 की आधी कितनी हो गई, 3, तो हमारी जो त्रिज्या है वो कितनी हो गई दोस्तों, 3 हो गई, तो यहाँ पर 3 लगा दो, इस 3 का क्या करना है, क्यूब, ठीक है, तो 2/1, 3 खत्म, तो कितने 3 बचेंगे, 2, 2 गुणा पाई गुणा 3 का स्क्वायर, 3 3 9 18 पाई, हमारा क्या हो गया, 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब, हमेशा 3D क्यूब में चलती है आयतन, एरिया हमेशा स्क्वायर में चलेगा, लेकिन आयतन किस में चलेगा, क्यूब में, तो 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, राहुल अपनी आय का कुछ भाग खर्च करता है और शेष भाग बचाता है, उसके व्यय और बचत का अनुपात 5:4 है, यदि राहुल की आयु 36,000 रुपए है तो उसका व्यय क्या होगा। देखो एक चीज बताऊं क्या आपको, इनकम मेरे दोस्तों, इनकम जो हमारी आय होती है ना, आय, इनकम दो चीजों से मिलकर बनती है, इनकम कैसे बनती है, एक तो एक्सपेंडिचर से, और एक हमारी सेविंग, कि मैंने कितना खर्चा किया, मान लो मैंने 10,000 खर्चा, मैं से बोलूं कि यार मेरी जेब में पता नहीं कितने थे, मेरी इनकम आ गई पूरी, 10,000 तो खर्चा कर दिया और 20,000 बच गए, तो बताओ टोटल इनकम कितनी थी, भाई जो मैंने खर्चा किया उसको और जो मेरी बचत उसको जोड़ दूंगा तो दोनों मिलके मेरी इनकम बन जाएगी क्या, तो वही तो होता है कि जो हमारी आय होती है, हमारी क्या दोस्तों, आय, आय क्या होती है, हमारा खर्चा, खर्चे को क्या बोलते हैं, वे, इसमें हमारी क्या जोड़ दूंगा, बचत, तो हमारी क्या निकल के आ जाती है, आय निकल के आ जाती है, क्या निकल के आ जाती है, आय निकल के आ जाती है। तो अब देखो क्या करना है, बचत का अनुपात कितना है, 5 और 4, तो इसको मैं 5x 4x बचत मान लूं क्या, ठीक है, कि जो मेरी इनकम है वो क्या 5x प्लस क्या 4x है क्या इनकम, ठीक है भाई, मेरी जो इनकम थी उसमें मेरा जो एक्सपेंडिचर था, मेरा खर्चा था, इसको तो मैंने 5x बोल दिया, कितना बोल दिया, 5x, और मेरी जो सेविंग थी उसको मैंने बोल दिया 4x, तो मेरी जो इनकम वो कितनी निकल गई, 9x निकल गई क्या, ठीक है निकल गई दोस्तों। वैसे x की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी x से कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 9x कितने के बराबर है मेरे दोस्तों, 36,000 के, 9x ये ना, अच्छा राहुल क्या है, ठीक है, 36,000 के कितने गुना है, 4 गुना, 4,000, ठीक है, मतलब ये 4 गुना है, तो ये जो इसकी क्या पूछा है, ये वे इसका खर्चा, जब इनकम 4 गुना है तो इस 4x का मान भी कितना हो जाएगा, सॉरी किसका निकालना है, खर्चा, इसका मान भी कितना हो जाएगा, 4 गुना, मतलब 20,000 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, एल्कोहल और जल के 80 लीटर मिश्रण में 60% एल्कोहल है, देखो ये हमारा एल्कोहल था, क्या था दोस्तों, एल्कोहल, ये हमारा वाटर है, जल, ठीक है, इसमें 60% 80 लीटर मिश्रण है, टोटल मिश्रण कितना है, ये टोटल कितना है, टोटल मिला के कितना है दोस्तों, 80 लीटर है, कितना लीटर है, 80 लीटर है, ठीक है, 60% एल्कोहल है,
देखो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/5, कितनी हो 3 मतलब ऐसे बोल रहा है कि कुल अगर क्या कि अगर कुल मेरा 5 है, ठीक है, मिश्रण में, मतलब मिश्रण अगर मेरा 5 है तो उसमें 60% क्या है एल्कोहल है, तो 5 का 60% कितना हो गया 3। मतलब अगर मेरा एल्कोहल 3 है तो टोटल मिश्रण कितना हो गया 5। टोटल मिश्रण कितना हो गया, ये टोटल मिश्रण 5। तो वाटर कितना बचा मेरे दोस्तों, टोटल 5 है, एल्कोहल 3 हो गया, तो वाटर कितना बचा, बताओ वाटर कितना बचा, वाटर 2 ही तो बचा ना, ठीक है, वाटर कितना बच गया 2। ठीक, तो बताओ हम यहां से निकाल देंगे कि शुरू शुरू में एल्कोहल मेरा कितना था 3 और वाटर कितना था 2। बोल सकते हैं क्या, एल्कोहल मेरा 3 था और वाटर कितना था 2। अब इसने पता है क्या बोला आगे, इसने बोला इस मिश्रण में x लीटर जल मिलाया जाता है। मतलब इसने एल्कोहल के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी, एल्कोहल जितना पहले था उतना ही अब है, केवल इसने क्या मिलाया, जल मिलाया। जल मिलाने से नए मिश्रण में एल्कोहल कितना हो गया 40%। मेरे दोस्तों अब मिश्रण में 40% क्या हो गया एल्कोहल, 40% का मतलब 2/5। अब बोल रहा है 40% का मतलब कितना हो गया 2/5। मतलब अगर टोटल मिश्रण 5 है तो उसमें एल्कोहल मात्र कितना रह गया 2 ही रह गया, कितना रह गया 2। तो फिर हमारा जल कितना हो गया, इसमें जल हो गया 3। ठीक है, तो देखो वापस देखते हैं, एल्कोहल और ये हमारा वाटर, एल्कोहल अब कितना रह गया 2 और वाटर कितना रह गया 3। अब मेरे को आप इतना बताओ यार, यहां पर एल्कोहल 3 है वाटर 2 है, यहां पर एल्कोहल 2 वाटर 3 है, चलो वाटर बढ़ गया, लेकिन दिमाग लगाओ कि यार एल्कोहल में तो कुछ परिवर्तन ही नहीं होना चाहिए था ना, क्योंकि उसने जो मिक्सर में डाला है वो पानी डाला है, सिर्फ एल्कोहल तो ना डाला है, तो एल्कोहल दोनों जगह पे क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, दोनों जगह पे क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एल्कोहल 2 है, यहाँ पर 3 है, तो पता है बराबर कैसे करेंगे, इस 3 और 2 का क्या ले लो, ये जो 3 है इस 3 का, मेरे दोस्तों क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि इस 3 का और इस 2 का क्या ले लो एलसीएम, क्या होता है 6। तो 6 बनाना है हमें, क्या बनाना है 6, तो इसको तो ऊपर नीचे कर दो 2 से गुणा, ठीक है, और यहां पर भी 6 बनाना है तो इसको ऊपर नीचे कर दो 3 से गुणा, किससे गुणा कर दो 3 से। ठीक है, अब देखो यहां पर कितना हो गया एल्कोहल 6 और वाटर कितना हो गया 4, यहां पर एल्कोहल कितना हो गया 6 और वाटर कितना हो गया 9। अब बताओ क्या एल्कोहल दोनों जगह बराबर हो गया है क्या, हो गया ना, ठीक है, लेकिन देखो वाटर यहाँ पर 4 था, यहाँ पे वाटर कितना हो गया 9, तो मेरे पास वाटर कितना बढ़ गया, बताओ वाटर कितना बढ़ गया प्लस का 5। हमें इस 5 की वैल्यू निकालनी है, ये x का मान है 5, इस 5 की निकालनी है। अब पता है कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे, शुरू में हमारे पास मिश्रण कितना था 80 और वैसे कितना हो गया 10, मतलब ये 10 की वैल्यू कितनी है 80, 80 वैल्यू है कितने की 10 की। ठीक है भाई, शुरू में इधर 10 था, अनुपात में कितना 10 और ओरिजिनल में कितना 80, निकालने कितने की वैल्यू 5 की, तो 5 से क्या कर दो गुणा, 0 से 0 खत्म 40। क्लियर, हमारा आंसर हो गया 40। एक निश्चित कार्य को करने में ए 20 से 40% अधिक दक्ष है और सी 20 से 25% कम दक्ष है, एक साथ कार्य करते हुए 20 दिनों में क्या कर सकते हैं, पूरा काम कर सकते हैं। तो बी और सी मिलकर समान कार्य का 2/3 भाग कितने समय में पूरा कर सकते हैं। मेरे दोस्तों नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और रह गए कुल मिला के, वो आपको डे 3 में करके लाने हैं। ठीक है, मैं दोनों तीनों क्वेश्चन आपके पास स्लाइड पे चला देता हूं, आपको खुद को करने हैं और आंसर कमेंट में लिखने हैं। ठीक है, उनका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, एक बार देख लो आप, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये 19वां क्वेश्चन 18वां लिखाई दिया और ये 20वां क्वेश्चन। ठीक है, टोटल हो गई, ये 4 क्वेश्चन हो गए, चारों आपको करके लाने। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।